हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आपका एक बार फिर से ऑन माय चैनल कृष्णा सिंहदेव। आज हम यहाँ मिल रहे हैं क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। क्लास 10 स्टूडेंट्स, आपका ये पहला बार बोर्ड एग्जाम है। इसके बाद आप क्लास 12 में फिर से बोर्ड एग्जाम देंगे, तो ऑब्वियसली काफी टेंशन में आ जाते हैं बच्चे की पहली पहली बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। कैसा पेपर आएगा, कैसे हम लोग आंसर प्रेजेंट करेंगे। आप और आपके साथ साथ आपकी फैमिली भी थोड़े बहुत स्ट्रेस में रहती है, क्योंकि पहला बच्चा अगर जा रहा होता है बोर्ड एग्जाम लिखने के लिए तो ऑब्वियसली पेरेंट्स को भी थोड़ा स्ट्रेस तो रहता ही है। थोड़ा स्ट्रेस होना और थोड़ा टेंशन होना बहुत नॉर्मल बात है, तो आप उसे बिल्कुल भी ऐसा मत समझिए कि आपके साथ कुछ अलग चीज हो रही है। सभी के साथ ये हो रहा होता है। एंड स्ट्रेस लेवल को कम कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन यू कीप योर कूल। इसका बहुत सिंपल वे ये है कि आप स्ट्रक्चर्ड मैनर में अपनी स्टडी करिए। स्ट्रक्चर्ड मैनर में स्टडी करना मतलब एक प्रॉपर टाइम टेबल आपके पास बना हुआ होना चाहिए। हर दिन आप क्या करने वाले हैं ये पहले से डिसाइड होना चाहिए। अगर आपके पास पहले से कोई टाइम टेबल नहीं बना हुआ है तो एटलीस्ट एक दिन पहले रात को ये डिसाइड होना चाहिए कि नेक्स्ट डे आप क्या करने वाले हैं। क्योंकि अगर आपने स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ाई नहीं करी तो ये जो इतना इंपॉर्टेंट टाइम है, जस्ट 1 मंथ बिफोर द एग्जामिनेशन, आपका जो समय है वो जाया हो जाएगा। आप बहुत पढ़ाई करेंगे फिर भी आपको लगेगा कि आउटपुट कुछ नहीं निकल रहा है। तो बच्चों, स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल में करने का तरीका यही है कि स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ाई करिए। हर एक चैप्टर को अलग अलग टाइम एलोकेट करिए अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टी लेवल, और आपका पर्सनल आपकी लाइकिंग किस सब्जेक्ट के लिए है या आपको ज्यादा डिफिकल्ट कौन सा सब्जेक्ट लगता है उसके अकॉर्डिंगली टाइम एलोकेट करिए। एंड हर एक सब्जेक्ट को रेगुलर इंटरवल पे पढ़ने की कोशिश करिए। ऐसा मत करिए आज कुछ पढ़ लिया फिर 6 दिन बाद उसे हाथ लगाया तो आज जो पढ़ाई करी थी वो पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी। तो कंटिन्यूअस रिवीजन चाहिए आपको। चलिए, आज हम यहाँ किस लिए मिल रहे हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आज हम मिल रहे हैं क्लास 10 के आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट का कुछ हमने रिविजन चालू किया हुआ है, कई सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। अगर आपको पता करना है कौन कौन से टॉपिक्स मैंने रिवाइज करे हैं तो मैं थोड़ा सा एक जिस्ट दे देती हूँ। इसका हमने अभी पिछले कुछ दिनों में जो किया है वो, उसमें हमने एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ डिमांड कंप्लीट किया था। हमने कंप्लीट किया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन डिफरेंट पार्ट्स। इन सबका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगी। आज हम क्या करने वाले हैं, फिर आज हम करने वाले हैं आपका एक चैप्टर विच इज मार्केट। यहाँ पे हम वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट को डिस्कस करेंगे। ये रिलेटिवली इजी चैप्टर है लेकिन येट यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए, तो हम कर रहे हैं ये फॉर्म्स ऑफ मार्केट का चैप्टर। यहाँ जो चैप्टर नंबर लिखा हुआ है इसकी तरफ आप ध्यान ना दें, ये हमने किसी और बुक से बनाया हुआ है। वहां पे जो चैप्टर नंबर लिखा हुआ है आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। बता देती हूँ किसके लिए बनाया है। एक्चुअली ये आईएससी 12 के लिए बना है। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली आप आगे जाकर भी कॉमर्स ही पढ़ने वाले हैं और क्लास 12 में आप इसे पढ़ेंगे। तो क्लास 12 में ये चैप्टर 9 नंबर पे, इसीलिए यहाँ पे 9 नंबर डाला हुआ है। एज फार एज पोर्शन इज कंसर्न, पोर्शन 99% सेम है। तो देखिए इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे, हम कंपटीशन के बेसिस पे फॉर्म्स ऑफ मार्केट देखने वाले हैं, जहां पर हमारे पास है परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली कंपटीशन। ओलिगोपोली में प्योर ओलिगोपोली एंड परफेक्ट ओलिगोपोली, इम्परफेक्ट ओलिगोपोली है, इम्प्योर एंड प्योर जिसे भी बोलते हैं। उतना डिटेल आपको क्लास 12 में नहीं करना है, सिर्फ मीनिंग तक रिस्ट्रिक्टेड है। तो इस वीडियो को लाइक पिछले चैप्टर में जो रिक्वेस्ट आई थी बच्चों की, जो बोल रहे थे कि मैम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए या जितने पार्ट्स हो सकते हैं उसमें डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि एक साथ लंबा वीडियो इस समय देखना पॉसिबल नहीं होता है। तो मुझे वो सजेशन बच्चों का मैंने एक्सेप्ट किया और मैं उसी तर्ज पर इस लेक्चर को भी कंप्लीट करने वाली हूँ। मतलब कि आज हम लोग 2 जो मेन फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोली, उसे कंप्लीट करेंगे। एंड आगे वाले वीडियोस में हम लोग मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एंड ओलिगोपोली को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो परफेक्ट कंपटीशन होता है इट डज नॉट एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड, या रेयरली एग्जिस्ट करने वाला ये परफेक्ट कंपटीशन होता है। यहाँ पे सारी चीजें परफेक्ट होती है एंड रियल वर्ल्ड में हमें चीजें उतनी परफेक्ट नहीं दिखाई देती है। तो परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर। बहुत ज्यादा सेलर एंड बहुत ज्यादा बायर्स है और सब लोग क्या कर रहे हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे हैं।
बस बिकॉज ऑफ दिस थिंग ओनली ये परफेक्ट मार्केट देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि हम जो रियल वर्ल्ड में मार्केट देखते हैं वहां पे आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स नहीं सेल होते हैं, वेरी क्लोज सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर सेल होते हैं। लेकिन अगर हम बोले कि होमोजीनियस या आइडेंटिकल, बिल्कुल हर रिस्पेक्ट में, साइज, शेप, क्वालिटी, क्वांटिटी या फिर सेलिंग कंडीशन, हर एक चीज में सेम, ऐसा नहीं होता है। हम देखते हैं कि क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमने देखा कि परफेक्ट कंपटीशन कैसा कंपटीशन है, ऐसा मार्केट फॉर्म जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स, बहुत सारे बायर्स हैं एंड ऑल ऑफ द सेलर्स आर सेलिंग द सेम प्रोडक्ट and prices are also same, तो इसे बोलते हैं परफेक्ट मार्केट। तो फर्म जो अंडर परफेक्ट मार्केट होती है वो प्राइस टेकर होती है रादर देन प्राइस मेकर। इसका रीजन क्या है वो भी हम आगे देखेंगे, उसके पहले हम देख लेते हैं सम ऑफ द फीचर्स ऑफ परफेक्ट मार्केट। तो सबसे पहला फीचर जो हमने मीनिंग में भी पढ़ा इज दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर इन द परफेक्ट मार्केट। बहुत सारे बायर्स एंड बहुत सारे सेलर्स होते हैं। ये पॉइंट नंबर 1 एंड 2 है, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स ऑफ सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। देन है होमोजीनियस प्रोडक्ट। ये होमोजीनियस प्रोडक्ट का पॉइंट जो है काफी अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब कि सारे ही रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिकल है टू ईच अदर। हर एक बंदा, हर एक फर्म इज सेलिंग द सेम प्रोडक्ट एंड द सेम प्रोडक्ट मीन्स इट इज सेम इन द प्राइस and it is same in the same in the shape, size, quantity, quality and selling conditions are also same. सेलिंग कंडीशन सेम होने का मतलब है अगर एक प्रोडक्ट को सेल किया जा रहा है विद 1 ईयर वारंटी, दूसरे प्रोडक्ट को भी उतनी वारंटी के साथ सेल किया जा रहा है। अगर एक प्रोडक्ट को सेल किया जा रहा है अलॉन्ग विद सम फ्री, समथिंग फ्री अलॉन्ग विद इट, दूसरे प्रोडक्ट को भी इसी तरीके से सेल किया जा रहा है। हालांकि फ्री वगैरह इतना होता नहीं है परफेक्ट मार्केट में बिकॉज फर्म्स अर्न नॉर्मल प्रॉफिट। perfect knowledge, next point is perfect knowledge. What is the meaning of perfect knowledge? Perfect knowledge मतलब बायर्स को सब कुछ पता है कौन सा प्रोडक्ट कितने दाम पर किस मार्केट में सेल हो रहा है। नॉर्मली हम देखते हैं कि जब हम किसी प्रोडक्ट को सेल बाय करने जाते हैं तो अगर वो महंगा प्रोडक्ट है तो हम उसकी अच्छे से रिसर्च करते हैं, ऑनलाइन भी पता कर लेते हैं प्रोडक्ट कितने का मिल रहा है, ऑफलाइन भी 1-2 शॉप्स में देख लेते हैं। लेकिन वो प्रोडक्ट अगर डेली नीड का प्रोडक्ट होता है और ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता तो हम एक शॉप में जाके वहां से नॉर्मली खरीद लेते हैं, 2-3 जगह पर जाकर नहीं पूछते। तो ये मार्केट में ऐसी अजम्पशन करी गई है कि बायर ऐसा नहीं करता है, बायर को पूरा का पूरा नॉलेज है कौन सी जगह पर कितने में प्रोडक्ट मिल रहा है, कितने दाम पर मिल रहा है वगैरह वगैरह। तो ये सब बोला जाता है कि ये परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट है। और ऐसे ही सेलर के पास पूरा नॉलेज है कि कौन सी जगह पे कितने बायर्स हैं और कौन सी जगह पे कितने का प्रोडक्ट बिक रहा है एंड ऑल दैट। Then है नेक्स्ट पॉइंट फ्री एंट्री एंड एग्जिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री एंट्री एंड एग्जिट? फ्री एंट्री एंड एग्जिट का मतलब होता है कि सेलर को सारी बात पता है कि प्रोडक्ट कितने पे मिल रहा है और कितने पे सेल हो रहा है, वो तो हमें पता चल गया कि ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये परफेक्ट नॉलेज की। अब फ्री एंट्री एंड एग्जिट में हमें देखना होता है कि यहाँ पे क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है कि फर्म अगर मार्केट में एंटर करना चाहती है तो वो एंटर कर सकती है कि नहीं कर सकती है। कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है परफेक्ट मार्केट में, किसी तरह की लाइसेंसिंग या किसी तरह का और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई नई फर्म नहीं आ सकती। एनी नंबर ऑफ न्यू फर्म्स कैन कम अंडर द परफेक्ट मार्केट। ऐसे ही जाने पे रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। जाने पे रिस्ट्रिक्शन क्यों होगा? कई बार क्या होता है बहुत हेवीली इन्वेस्टेड फर्म के लिए मार्केट छोड़ के निकलना मुश्किल हो जाता है इवन व्हेन दे आर इनकरिंग लॉसेस, बिकॉज हो सकता है वो लॉसेस टेम्पररी हो तो वो टिके रहते हैं क्योंकि उनको फर्म का पूरा बिजनेस करना, एसेट सेल ऑफ करके जाना ज्यादा एक्सपेंसिव या लॉस इनकरिंग हो जाता है उनके लिए। ओके, तो यहाँ पर ऐसी कोई भी बंदिश नहीं है। फर्म्स कैन इजीली एंटर इनटू द मार्केट, इजीली एग्जिट द मार्केट और इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देन नेक्स्ट इज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अगेन ये वाली जो बात है और ये वाली जो बात है परफेक्ट नॉलेज और ये वाली बात, ये कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है परफेक्ट मार्केट के जैसे रियल वर्ल्ड में इसकी एग्जिस्टेंस को थोड़ा डिफिकल्ट बना देते हैं। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितने रिसोर्सेज लगते हैं, रिसोर्सेज आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़े हुए हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल वगैरह, वही सेम रिसोर्सेज दूसरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज हो सकते हैं, जो कि रियल वर्ल्ड में थोड़ा सा मुश्किल है। अब इमेजिन करो कि अगर कोई एक फर्म है जो कि टी मेकर है, मतलब कि उनका चाय बगान वगैरह है, वो टी कलेक्ट करते हैं और टी सेलिंग करते हैं। उनको अगर शिफ्ट होना है टेक्सटाइल में, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग करने, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि उनकी सेम रिसोर्सेज टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज हो जाएंगे? ये थोड़ा डिफिकल्ट बात है, लेकिन ये एक अजम्पशन है परफेक्ट मार्केट की, या एक कैरेक्टरिस्टिक है परफेक्ट मार्केट की कि यहाँ पे सारे रिसोर्सेज जो है वो परफेक्टली मोबाइल होते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन इजीली शिफ्ट फ्रॉम वन फैक्टर
टू अनदर, मतलब अनदर गुड का प्रोडक्शन आसानी से हो सकता है, ऐसी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है परफेक्ट मार्केट की। देन अगेन ये भी थोड़ी सी इम्पॉसिबल सी चीज है, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मतलब यहाँ ये अज्यूम किया जाता है कि बायर एंड सेलर जो है काफी नजदीक है एक दूसरे के और कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगती है। बायर के एकदम पास में ही सेलर रहता है, सेलर के पास जाकर बायर सामान खरीद सकता है और वाइस वर्सा सेलर बायर के पास सामान बेच सकता है, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगती है। तो दीज आर द सम ऑफ द फीचर्स ऑफ परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मार्केट क्या होता है एक बार फिर से देख लें। परफेक्ट मार्केट इज द मार्केट वेयर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स आर देयर, बहुत सारे बायर्स है एंड बहुत सारे सेलर्स है। ओके, एंड यहाँ पे परफेक्ट नॉलेज होता है बायर को भी एंड सेलर को भी, कौन सा प्रोडक्ट कितने दाम पर बिक रहा है, कहाँ बिक रहा है। एंड जो प्रोडक्ट सेल किया जाता है वो होमोजीनियस होता है, मतलब आइडेंटिकल इन ऑल द रिस्पेक्ट। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज होती है, मतलब एक गुड को प्रोड्यूस करने के लिए जो रिसोर्सेज यूज होते हैं सेम रिसोर्सेज कैन बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड। बायर्स एंड सेलर्स को परफेक्ट नॉलेज होता है, ये हमने देख लिया। फिर फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट मतलब कोई भी फर्म कभी भी एंटर कर सकती है, न्यू फर्म इन द मार्केट, एंड कोई भी ओल्ड फर्म कभी भी मार्केट छोड़ के जा सकती है। एंड एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मतलब कि हमें गुड्स को सेल करने के लिए कोई भी ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा नहीं करना पड़ता है। अब इसके पहले वाले पेज पे जो कुछ चीज लिखी हुई थी यहाँ पर मैंने से एक्सप्लेन नहीं किया था, द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज अ प्राइस टेकर रादर देन प्राइस मेकर। ऐसा क्यों लिखा हुआ है? जब आप इसका एक्सप्लेनेशन बुक से पढ़ेंगे तो आपको देखना होगा वहां पे लिखा होगा क्योंकि बहुत सारी फर्म सेलर हैं, बहुत सारे लोग बायर्स हैं, इसीलिए यहाँ पे कोई भी एक इंडिविजुअल फर्म प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है, कोई भी एक इंडिविजुअल बायर जो है प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी एक बायर अगर सस्ते में खरीदना चाहेगा तो सेलर नहीं बेचेगा, क्यों? क्योंकि उसके पास और बहुत सारे बायर्स अवेलेबल हैं। सिमिलरली अगर कोई भी सेलर महंगे पे बेचना चाहेगा तो कोई उसे खरीदेगा नहीं, क्योंकि आइडेंटिकल प्रोडक्ट दूसरी फर्म जो है वो कम प्राइस पे बेच रही है। तो किसी के पास ये अथॉरिटी ही नहीं है, पावर ही नहीं है कि वो प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करे। तो फर्म हैज टू बी अ प्राइस टेकर, जो भी प्राइस डिसाइड होगा मार्केट मैकेनिज्म से वही प्राइस फर्म को लेना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो ये हो गया परफेक्ट मार्केट का एंड। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट विच इज कॉल्ड मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली जैसा नाम सजेस्ट करता है, ओनली सिंगल सेलर इज देयर एंड मल्टीपल बायर्स आर देयर, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स लेकिन बेचने वाला एक ही। इसका परफेक्ट एग्जांपल आपको हमारी कंट्री में दिखाई देगा, रेलवेज का, इंडियन रेलवे। सिर्फ आपको अगर ट्रेन से ट्रैवल करना है तो इंडियन रेलवे इज अवेलेबल, दूसरा कोई भी मार्केट नहीं है रेल में। आप दूसरे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से जा सकते हैं, जैसे कि एयरवेज से, रोडवेज से, वाटरवेज से जा सकते हैं, लेकिन ट्रेन से जाने के लिए ओनली इंडियन रेलवेज दे। सो इट इज अ मार्केट स्ट्रक्चर जहाँ पे ओनली सिंगल सेलर होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं। यहाँ पर सिंगल सेलर है, इसीलिए सिंगल सेलर के पास काफी सारी ये आ जाते हैं, पावर्स आ जाते हैं। एक तो ये कि वो प्राइस अपने आप डिसाइड कर सकता है। देखते हैं यहाँ पर फीचर्स में, देख लेते हैं फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट में। सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, ये सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है। क्लोज एंट्री है। क्यों क्लोज एंट्री है? सिंगल सेलर बन कैसे रहा है? या तो उसी के पास वो रिसोर्स अवेलेबल है जो उस गुड को प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब कॉपीराइट, पेटेंट वगैरह है, या फिर लाइसेंस दिया गया है उसको, गवर्नमेंट ने सिर्फ इसी फर्म को लाइसेंस दिया है इसे प्रोड्यूस करने का, पर्टिकुलर गुड को। या फिर ऐसा हुआ है नेचुरल मोनोपोली हो गई, मतलब जो रिसोर्स लगता है ना इस गुड को प्रोड्यूस करने के लिए, वो नेचुरल रिसोर्स, वो जो मिनरल है या जो एग्रीकल्चर गुड है, वो सिर्फ इसी के पास है और किसी के पास वो कंडीशन ही नहीं है कि वो उसका रॉ मटेरियल एक्वायर कर ले। तो नेचुरल मोनोपोली हो गई यहाँ पर। तो इस तरीके से मोनोपोली हो सकती है। तो कोई भी नई फर्म यहाँ पे आ ही नहीं सकती, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। देन एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, ऑब्वियसली मोनोपोली है ही इसीलिए क्योंकि यहाँ पे कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट होता तो लोग क्या करते, दूसरा सब्स्टिट्यूट खरीद लेते। यहाँ पे कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, सिर्फ यही और यही गुड अवेलेबल है। तो बायर के पास एक ही चॉइस है, या तो वो गुड परचेज करें या गुड ना परचेज करें। देन प्राइस मेकर, बिकॉज ये सिंगल सेलर है तो इसे ही प्राइस डिसाइड करना है, क्या प्राइस देगा, कितने प्राइस पे किसको गुड सेल करेगा। अब इसी से रिलेटेड ये वाला पॉइंट है। ये पॉइंट के बाद जो है पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अगर मोनोपोलिस्ट चाहे तो वो अलग अलग लोगों के अलग अलग दाम पर अपना प्रोडक्ट सेल कर सकता है। अब ये तो आप बोलेंगे अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन लोगों के पास चॉइस भी नहीं है, वो किसी और के पास नहीं जा सकते।
सकते। तो अगर मोनोपोलिस्ट चाहे तो एक मार्केट में इसी प्रोडक्ट को सस्ते दाम पे बेचे, अगर चाहे तो इसी प्रोडक्ट को दूसरे मार्केट में महंगे दाम पे बेचे। इसे बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो ये कौन कर सकता है? एक मोनोपोलिस्ट, यानी कि जो कि मोनोपोली मार्केट का सेलर होता है, वो कर सकता है। तो बच्चों हम लोगों ने दोनों ही टाइप्स ऑफ मार्केट यहाँ पर रिवाइज कर दिए हैं। एक तो था हमारा परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा था मोनोपोली। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इनका डिस्टिंक्शन आपसे पूछा जा सकता है, इनकी कोई कैरेक्टरिस्टिक पूछी जा सकती है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इतनी सारी जगह पर ये चैप्टर कवर हो सकता है, इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। हम सेकेंड पार्ट में बाकी के बचे हुए दोनों मार्केट फॉर्म्स को भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसे आप अच्छे से रिवाइज करिए। और यस, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है एंड दे आर कमिंग कंटिन्यूअसली टू व्यू, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। वी विल मीट वंस अगेन, टिल देन बाय। यस, कीप स्टडीइंग और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए क्योंकि एग्जाम्स बहुत नजदीक है।